नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज एनसीईआरटी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर इससे पहले का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग मिश्रण के उन कंपोनेंटों को पृथक करने में किया जाता है, यानी अवयव को पृथक करने में यानी अलग करने में किया जाता है। पहला है ऊर्ध्वापर्तन, नहीं ये तो सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में बदल देता है। रावाकरण, वाष्पन, वाष्पन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन कंपोनेंटों को पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए किया जाता है, जो एक ही विलायक में या एक ही सॉल्यूबल में क्या है, घुलनशील है। सर्वप्रथम इस तकनीक का उपयोग एक प्रकृत रंग यानी नेचुरल कलर के रंगीन कंपोनेंट को पृथक करने में किया गया। ग्रीक भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमा। क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग, ग्रीक भाषा में। ठीक है, इसलिए इस तकनीक का नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी। इस तकनीक की सहायता से स्याही के कंपोनेंट को पृथक हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19.6 मीटर की एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका वेग ज्ञात हमें करना है। सपोज करिए कि यह हमारा मीनार है, यहां से हम एक पत्थर को छोड़ रहे हैं, यह हमारा क्या है, पत्थर है। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका क्या बताना है, वेग बताना है कि इसका वेग कितना होगा। लेकिन जस्ट हम एक पत्थर को छोड़ने जा रहे हैं या फेंकने जा रहे हैं, तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी जो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन के गिवन में क्या है। हाइट जो है मीनार की कितनी है, 19.6 मीटर। ठीक है, और जो पत्थर का जो हमारा प्रारंभिक वेग है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, वो हमारा कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का भी मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इक्वेशन जानते हैं, यानी समीकरण जानते हैं। हमें वेग कैलकुलेट करना है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh। फार्मूला में यहाँ 2as होता है, लेकिन s यहाँ किसके लिए इक्वल है, हाइट के लिए इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, मीनार की हाइट है, इसलिए हमने 2gh लिखा है। और a गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना है, 19.6 मीटर, यानी ये तो आपका 0 हो जाएगा। और 9.8 यानी 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9, 19.6 इंटू 19.6, यानी v का वैल्यू हमें कितना, अगर v कैलकुलेट करेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीपल हो रहा है। तो वेग हमारा कितना हुआ, 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले पत्थर का ये वेग है, पृथ्वी पर जस्ट पहुंचने से पहले का ये वेग है 19.6 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, अरस्तु, नहीं ये तो विकासवाद के सिद्धांत पे काम किए थे, विकासवाद के सिद्धांत पे। अब देख लेते हैं कार्ल वोल्स्को, यानी ये इवेंट है 1977 की। इन्होंने मोनेरा को आर्कोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया में बांटा था। किसमें बांटा था, आर्को बैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया, मोनेरा को। ठीक है,
अब देख लेते हैं आर हिटके को। ये इवेंट है 1969 की। इन्होंने 5 किंगडम बताया था, यानी 5 क्लासिफिकेशन बताया था, 5 जगत वर्गीकरण। पहला जो हमारा है वो है किंगडम मोनेरा, यानी जगत मोनेरा। दूसरा है हमारा जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा है हमारा किंगडम फंगी, यानी जगत फंजाई। किसके अनुसार? आर हिट केयर के अनुसार 1969 में। फोर्थ है हमारा किंगडम प्लांटी, यानी जगत प्लांटी। पांचवा है हमारा किंगडम एनिमिलिया, यानी जगत एनिमिलिया एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 वर्गों में क्लासिफिकेशन किसके अनुसार? आर हिट केयर के अनुसार। और जो कैरोलोस लिनोवस थे, इनको देख लेते हैं। इन्होंने 1758 में समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था। पहला इनका पार्ट था प्लांट किंगडम और दूसरा इनका पार्ट था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को हम क्या कहते हैं? पादप जगत। और एनिमल किंगडम को जंतु जगत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी ग क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि 5 जगत में क्लासिफिकेशन आर हिट केयर ने किया था। कैरोलस लिनोवस ने तो केवल बताया था कि एक प्लांट किंगडम होगा, एक एनिमल किंगडम होगा। अरस्तु तो विकासवाद के सिद्धांत पे कार्य किए थे। कार्ल वोस जो है 1970 में मोनेरा को ही आर्कोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया में डिवाइड किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी जो घुड़सवार है गिरने की आशंका का क्या कारण है? यानी कोई हॉर्स पे घोड़े को दौड़ाते हैं लोग, अगर एकाएक घोड़ा अपना चलना ही प्रारंभ करता है और थोड़ी ही देर बाद गिरने की आशंका बन जाती है, यानी एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व को गिरने की संभावना क्या क्या हो सकती है, यानी आशंका हमें जाहिर करनी है। पहला है बल, विश्राम, जड़त्व। तो गति का तीसरा नियम होगा ही नहीं, इनमें से सभी ये होगा ही नहीं। बल तो ऐसे ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, विश्राम जड़त्व यानी इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इनर्सिया भी 2 प्रकार की होती है, यानी जड़त्व तो 2 प्रकार के, एक रेस्ट इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरी बात, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का केवल एक ही कारण है, वो है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व कहने का मतलब कि जड़त्व किसी वस्तु का एक प्रकार से गुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है, जिस कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को कायम रखने की चेष्टा करती है। और किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके किसके ऊपर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, यानी मास के ऊपर निर्भर करता है। मास जिसका जितना अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो मास किसके प्रोपोर्शनल है? जड़त्व के प्रोपोर्शनल है। ये इवेंट हमें बस में भी कभी कभार महसूस होता है कि बस में बैठे होते हैं, अब बस एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो हमें थोड़ा सा झटका लगता है, वहां भी विश्राम जड़त्व यानी इनर्सिया ऑफ रेस्ट का ही रीजन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है? हमें नहीं बताना है। तो मुर्गियों की देसी नस्ल क्या होती है? बसरा भी होती है, कोचिन भी होती है, चिटगांव भी होती है, सेंसेक्स नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सब मुर्गियों के देसी नस्ल हैं। और क्या क्या होती है? एक असील भी होती है, ठीक है, ब्रह्मा भी होती है तथा घाघूस भी होती है। ये सब मुर्गियों की देशी नस्ल है, ठीक है। अगर कुछ विदेशी नस्लों के बारे में बात करें तो हमारा क्या है? व्हाइट लेंगहॉर्न है, व्हाइट लेंगहॉर्न है, रॉक
एस्ट्रोलॉप है, सनसेक्स है, सॉरी SUSSCX जो यहाँ ऑप्शन में डी था, ये कौन सा नस्ल है? तो ये हमारा विदेशी नस्ल हो गया। जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? देसी नस्ल बताना था, देसी नस्ल नहीं है, तो ये विदेशी नस्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ब्लैक माइनोर्का है तथा रोड आइलैंड, ठीक है, रोड आइलैंड रेड कहा जाता है। ये सब मुर्गियों के क्या है? विदेशी नस्ल है, यानी फॉरेन वाले नस्ल है, हाई क्वालिटी के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन है फलों का पकना, दूध का दही में परिवर्तन होना, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन होना और कोयले का जलना। भौतिक परिवर्तन का दरअसल मतलब ये हुआ कि जिसमें पदार्थ के कुछ गुण, जैसे उसका रंग हो या रूप हो आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी चेंज होता है, ठीक है। किंतु उसके जो मूल संघटन है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और एक दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का दरअसल मतलब ये हुआ कि एक पदार्थ जो है नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, जिसका जो गुण है, चाहे संरचना बोले या स्ट्रक्चर बोले या द्रव्यमान बोले आदि, मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं। और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हुए। और रंग रूप में अस्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हुए। भौतिक परिवर्तन के कुछ और भी उदाहरण है, जैसे जल का वाष्प में बनना, नमक का जल में विलयन होना, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन होना। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। दूसरी बात, फलों का पकना हुआ, दूध का दही में परिवर्तन हुआ, कोयले का जलना हुआ, ये सब क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। पत्तों का सूखना, मोमबत्ती का जलना, ये सब शरीर में भोजन का भी पचना, लोहे में जंग लगना, सब हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जब बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक तो प्रकाश जलता है, लेकिन जैसे ही विद्युत प्रवाह को हम रोक देते हैं, बल्ब अपने पहली अवस्था में आ जाता है और बल्ब का जलना भी एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्क में एक कुत्ता भौंकता है। यहां मान लीजिए क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका मुंह ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा इसका पूंछ बना लीजिए। यहाँ क्या है? कुत्ता है, ठीक है। और 0.5 सेकेंड के बाद इसकी प्रतिध्वनि सुनता है, मतलब अपने ही आवाज को दोबारा सुनता है 0.5 सेकेंड के बाद। यदि उसके भौंकने की ध्वनि एक निकट के इमारत से परावर्तित होती है। यहां मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ क्या है? कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। यहाँ क्या है? इमारत से परावर्तित हो जाती है। तो कुत्ते और इमारत के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, यहाँ कोई हमारा बरगद का पेड़ भी है, ठीक है। और ये यहां से सपोज कर लेते हैं इमारत से कुत्ते के बीच की जो दूरी है वो क्या है? डी है, ठीक है। और प्रतिध्वनि कितने सेकंड के बाद सुनता है? ये 0.5 सेकंड के बाद। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे समझना होगा, यानी ये हमारा डॉग है, ये हमारा डॉग है, यहाँ आंख मुंह सब है, ठीक है। प्रतिध्वनि यानी 0.5 सेकेंड बाद सुनता है, ठीक है। अब हमें बताना है, हमें हवा में ध्वनि की चाल भी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो कुत्ते और इमारत के बीच की हमें दूरी बताना है। तो हम मान लेते हैं कि कुत्ते से इमारत की दूरी कितनी है? डी है, ठीक है। कुत्ते से इमारत के बीच की दूरी कितनी हुई?
हमारे पास थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज नहीं, इसको ऑप्शन के बदले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुत्ते से इमारत की दूरी कितनी है, d है, और 0.5 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 0.5 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी ये d और फिर ये प्रतिध्वनि की दूरी, यानी d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब हम जानते हैं कि जो हमारा दूरी होता है, यानी एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर ये फार्मूला हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फार्मूले को हम यहां अप्लाई कर लेते हैं। चाल हमारा क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन में गिवन है। समय कितना है, 0.5 सेकेंड है, और ये d के साथ 2 मल्टीप्लाई था, तो यहाँ डिवाइड का टर्म हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 40 और 0, यानी जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 5, सॉरी 170 इंटू 0.5, यानी कुत्ते से इमारत की दूरी कितनी हो गई, 85 मीटर, यानी 85 मीटर। कुत्ते से इमारत की दूरी कितनी हुई, 85 मीटर। और ये हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड दिया ही था, और जो इको प्रोड्यूस हो रहा है 0.5 सेकेंड के बाद इससे सुनाई देता है, इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 85 मीटर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।